दोस्तों आज के वीडियो में हम इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा आखिर इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आया, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। दोस्तों फर्स्टली इंग्लैंड में भी इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं आया था, यहाँ भी ओरल ट्रेडिशन चलता था। जैसा कि हमारे यहाँ स्टोरीज होते थे, उन्हें बोलकर या गाकर सुनाया जाता था, तो इंग्लैंड में भी यही चलता था। बाद में हमें यहाँ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। इनमें से जो मोस्ट फेमस मैन्युस्क्रिप्ट है वह है बियोवुल्फ। यह एक वॉरियर स्टोरी है जो बियोवुल्फ नाम के कैरेक्टर के अराउंड में मूव करती है, जो डेन्स के किंग की हेल्प करने के लिए ग्रेंडल नाम के मॉन्स्टर से फाइट करता है एंड बाद में उसे मार डालता है। इसका रिवेंज लेने के लिए ग्रेंडल की मदर भी आती है एंड बियोवुल्फ इसका भी काम तमाम कर देता है। बाद में हमें 14th सेंचुरी में जोफ्री चौसर देखने को मिलते हैं एंड इन्हें ही इंग्लिश लिटरेचर का फोरफादर कंसीडर किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे इंग्लैंड में फैलाने का काम इन्हीं का था। चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से अराइज किया था। इनकी जो मोस्ट फेमस वर्क है वह है द कैंटरबरी टेल्स। इसमें डिफरेंट पिलग्रिम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की स्टोरीज बताते हैं। नन्स प्रीस्ट टेल इन्हीं में से एक है। अगर आपने यह स्टोरी नहीं सुना है तो यह मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों चौसर के एज के बाद जो मोस्ट फेमस एज आता है वह है एलिजाबेथन एज, जिसे हम शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। शेक्सपियर को इंग्लिश ड्रामा का फादर कंसीडर किया जाता है। इन्होंने कई सारे ड्रामाज, ट्रेजडीज लिखा होगा। इनकी ट्रेजडी में हेमलेट, ओथेलो ये सब देखने को मिलते हैं। एलिजाबेथन एज में हमें कई सारे थिएटर भी देखने को मिलते हैं, जिनमें द रोज, द ग्लोब ये सारे थिएटर्स हैं। इसके कुछ टाइम बाद हमें रोमांटिक एज देखने को मिलती है। इस टाइम पोइट्री अपने पीक पर थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जैसे पोएट्स हुए। इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखकर लोगों को नेचर के टुवार जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आता है हमारा विक्टोरियन एज। इसे एज ऑफ नोवेल भी कहा जाता है, जिसमें चार्ल्स डिकेन, ब्रोंटे सिस्टर्स ये सारी नोवेलिस्ट देखने को मिलती है। विक्टोरियन एज के एंड के बाद मॉडर्न एज आता है, जिसने ट्रेडिशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड एक बहुत ही फेमस वर्क है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो इसे रीड जरूर कीजिएगा। जैसा कि इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो इंडियन लिटरेचर में इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जिसे हम 5 स्टेजेज में समझने की कोशिश करेंगे। ओरिजिन। वैसे तो अंग्रेज यहाँ 18th सेंचुरी में आए थे, बट इंग्लिश का इन्फ्लुएंस हमें 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राजमोहन्स वाइफ फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नोवेल कंसीडर की जाती है। अर्ली 20th सेंचुरी। दोस्तों इसे प्री इंडिपेंडेंस एरा भी कहा जाता है। यह इंडिपेंडेंस के पहले के पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जहां राइटर्स सोशल रिफॉर्म्स, कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनलिस्ट थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव इस टाइम के फेमस ऑथर्स थे। राजा राव की कांथापुरा जो 1938 में आई थी, या उस टाइम के विलेजर्स कैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए लगातार फाइट कर रहे थे और इंडिया के फ्रीडम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, उसे रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो इस स्टोरी को जरूर रीड कीजिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस। दोस्तों यह पीरियड इंडिपेंडेंस के बाद के एरा को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमें इंडियन सोसाइटी देखने को मिलती है। अनीता देसाई, खुशवंत सिंह जैसे राइटर्स इसी पीरियड से बिलोंग करते थे। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान उस टाइम के इंडिया एंड पाकिस्तान के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है, जो इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन के कारण क्रिएट हुआ था। पोस्ट 2000। दोस्तों इस टाइम में ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पर था। यहाँ हमें डिफरेंट टाइप्स के रोमांस, थ्रिलर्स,
कैंपस नॉवेल्स देखने को मिलती हैं। चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन इसी पीरियड की एक फाइन वर्क है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों यह हमारे मॉडर्न टाइम को रिप्रेजेंट करता है। आज हमारे पास ई बुक्स और ऑनलाइन मटेरियल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यह वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं तो यह हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक फाइन एग्जाम्पल है। आपको बता दूं, जैसे हमारा कंट्री इंडिया एक टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रूल किया गया था, वैसे ही अमेरिका भी अंग्रेजों द्वारा रूल किया गया था। बाद में इसे 18th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस मिली, तो अमेरिका में भी हमें इंग्लिश लिटरेचर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसे हम इस वीडियो में 4 स्टेजेज में समझने की कोशिश करेंगे। कॉलोनियल एंड रिवोल्यूशनरी रूट्स दोस्तों, अर्ली अमेरिकन राइटिंग में हमें यूटिलिटेरियन कहने का मतलब है ब्रिटिश ट्रेडिशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसे प्यूरिटन एरा भी कहा जाता है, जिसमें जर्नल्स और रिलीजियस पोइट्री पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। एनी ब्रेड स्ट्रीट की द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका एक फाइन वर्क है। यहाँ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड सेकुलर रीजन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में था। प्लस विलियम हिल ब्राउन की द पावर ऑफ सिंपैथी फर्स्ट अमेरिकन इंग्लिश नॉवेल कंसीडर की जाती है। 19th सेंचुरी दोस्तों, इस पीरियड में अमेरिकन राइटर्स ने ब्रिटिश लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा इमिटेशन किया एंड हमें इनके वर्क्स में रोमांटिसिज्म एंड गोथिक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड में इस टाइम में रिनासा पीरियड चल रहा था, तो अमेरिका भला कहाँ पीछे रहता। यहाँ अमेरिकन रिनासा भी देखने को मिलता है, जिसमें हरमन वेल जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन भी आए, जिनकी मोबी डिक एक फाइन एग्जाम्पल है जो अमेरिकन रिनासा को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही इस टाइम के राइटर्स ने पोस्ट सिविल वार के कंडीशंस को भी इंट्रोड्यूस किया, जहां मार्क ट्वेन ने रीजनल डायलेक्ट्स एंड वर्नाकुलर इंग्लिश को मिक्स करने का काम किया। 20th सेंचुरी दोस्तों, यह मॉडर्निज्म एंड मास मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइम में टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका था, जिसने पेपर बैक रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया एंड इससे रीडिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई। और हमें यहाँ लिटरेचर के जेनर्स में डिटेक्टिव स्टोरीज एंड साइंस फिक्शन देखने को मिलता है। कुछ राइटर्स ने लोस्ट जनरेशन को भी इंट्रोड्यूस किया, जो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के सफरिंग्स एंड सोरो को रिप्रेजेंट करता है। अर्नेस्ट हमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी इस टाइम का एक फाइन वर्क कंसीडर किया जाता है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो यह स्टोरी जरूर रीड कीजिएगा, यह आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। 21st सेंचुरी दोस्तों, यह प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जहां हमारे पास मल्टीमीडिया है, जिसने बुक्स को फिल्म्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही डिजिटल शिफ्ट भी है। कहने का मतलब है अब हमें लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता है। आज हमारे पास ई रीडर्स और ऑनलाइन वीडियो, जैसा कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है।